कितनी ही दूरियां हों, कितने ही मतभेद हों, इसके बावजूद कई मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीतिक दल एक दूसरे का खुलकर विरोध नहीं कर पाते और कई बार तो समर्थन देते दिखाई दे जाते हैं, अपरोक्ष रूप से ही सही। उदाहरण के लिए जब आप पढ़ते हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की किसी बात का समर्थन किया, तो थोड़ी चौंकाने वाली बात है। तकनीकी रूप से इसका पहलू समझना चाहिए। अगर दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं तो ये समर्थन कहलाएगा। हालांकि ये बात भी तय है कि केशव प्रसाद मौर्य किसी भी हालत में अखिलेश यादव की किसी बात का समर्थन करते नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनकी बातों को या उनके तेवरों को बहुत अलग अंदाज से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई लोग देखते हैं और इसकी एनालिसिस करते हैं। मामला क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल रामचरितमानस को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है और इसके बहाने जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर उठा लिया गया है और जातिगत जनगणना की तैयारी चल रही है। क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा? जातिगत जनगणना के समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और अखिलेश यादव ने तो मुद्दा उठाया ही है। अखिलेश यादव की सपा, बसपा, कांग्रेस भी जातिगत जनगणना की पहले से ही मांग कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति समझने जैसी है। भारतीय जनता पार्टी में या उत्तर प्रदेश सरकार में वो एक ऐसा चेहरा है जो उसी वोट बैंक को टारगेट करते हैं जिस वोट बैंक को टारगेट करने की सियासत अब भी चल रही है। सिराथू में बेशक अपना चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे, लेकिन उनका कद पार्टी में नहीं घटा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे का अपना एक असर है, अपना एक प्रभाव है। और इस समीकरण को साधने के लिए ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और साथ में फिर बीच में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर, ये एक समीकरण बीजेपी ने बनाया। ये बीजेपी के जातीय समीकरणों को या उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के समीकरणों को दिखाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसको इस तरीके से देखते हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस की, तो खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इनका स्टेक जातिगत राजनीति के लिहाज से ज़रा मजबूत होता है। और आप देख भी रहे होंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी एक के बाद एक मुद्दों को उठा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितना मुखर होकर एक मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी समझ में आ गया कि कहीं समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हाथ से ले ना जाए, इसीलिए आनंद फानन में मायावती भी एक्टिव हो गई और इस मुद्दे को तुरंत उठाकर उन्होंने इस पर एक के बाद एक अपनी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्माएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन सियासत की पिच उत्तर प्रदेश में मजबूती से तैयार करने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। पिच की मजबूती के लिए रामचरितमानस के बहाने जातिगत जनगणना की गोलबंदी भी शुरू हो गई है। बिहार में तो जातिगत जनगणना के आंकड़े भी कुछ दिनों में आने वाले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर सियासत का पारा जबरदस्त तरीके से गर्म हो रहा है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि पिछड़ों की राजनीति करने और खेल बिगाड़ने का मौका विपक्ष को न मिले, इसलिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सियासी दांव चलते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की चौपाई पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के साथ पवित्र ग्रंथ को फाड़ने की घटना से सियासत उफान पर है। उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से समझने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर राजनीतिक दल बगैर पिछड़ों की बात किए हुए उत्तर प्रदेश में सियासी कदम नहीं बढ़ा सकता। यूपी में भाजपा के पिछड़ा वर्ग के चेहरा माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। ऐसा बयान देने वाले भाजपा के इस कद पर वो पहले नेता हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस पहले से ही ये मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले से इन दिनों ये पूरे उत्तर भारत का अहम मुद्दा बना हुआ है। उन्नाव के नवाबगंज में कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो जातिगत जनगणना के समर्थन में है। उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया था। हालांकि केशव इससे पहले भी ये सवाल उठा चुके हैं कि जब सपा और बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब इन दलों ने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया। हालांकि वहां पर सवाल पूछा गया था, वो इस मुद्दे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अपनी सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते थे। एक मजबूरी स्पष्ट तौर पर समझी जा सकती है। इसके खिलाफ इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये मुद्दा, जिस तरीके से राजनीतिक दल इसको उठा रहे हैं, हो सकता है कि ये मुद्दा एक विशेष वोट बैंक को प्रभावित कर रहा हो और ऐसा माना जा रहा हो कि अगर इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है और इसको उठाने का श्रेय जिसको भी जाएगा उसको कुछ फायदा हो सकता है। जातिगत जनगणना के बाद में जो चुनाव की तैयारियां होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर किस आधार पर, किन बिंदुओं के आधार पर, किन क्षेत्रों को टारगेट करते हुए राजनीतिक रणनीतियां बनाई जाएंगी, ये भी स्पष्ट हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार गरमाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने
बीते दिनों अपने बयान में कहा था कि जातिगत जनगणना कोई आज की मांग नहीं है, अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जातिगत जनगणना का सही पता चले। समाजवादियों का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जाति जनगणना करवाएंगे। माना जा रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये मुद्दा और गर्माएगा और तेजी पकड़ेगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में सपा यहां तक कह चुकी है कि देश के 10% सामान्य वर्ग के लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज हैं। स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना उसकी अहम रणनीतिक मांगों में शामिल है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति रामचरितमानस और जातिगत जनगणना की शुरू हुई है, उसके बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जातिगत जनगणना के समर्थन में बयान आना सपा और बसपा की रामचरितमानस की एक चौपाई पर खड़े किए गए विवाद और उसके बाद पिछड़ों की जो गोलबंदी है उसकी काट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़े न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि बीते चुनाव परिणामों में जिस तरीके के परिणाम आए हैं उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो बीजेपी को जो इतनी बड़ी कामयाबी उत्तर भारत में मिली है उसके पीछे ये वोट बैंक है। बीजेपी इस वोट बैंक को बिल्कुल नहीं खोना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना हो तो 2022 के विधानसभा चुनाव को नहीं भूलना चाहिए। इन चुनाव में मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के बाद में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और समाजवादी पार्टी को यादव वोट बैंक का भी सहारा मिला है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की निगाह है इस दलित वोट बैंक पर और मायावती के लिए तो ये परंपरागत वोट बैंक रहा ही है। तो पिछड़ों और दलितों की राजनीति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन ये वोट बैंक बड़ी तादाद में बीजेपी को शिफ्ट हुआ है पिछले दिनों में और बीजेपी की बड़ी ताकत यहां से दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या इन मुद्दों को जिस तरीके से अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में उठाया जा रहा है इनका कोई असर पड़ेगा और इससे क्या समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा हो सकता है? आपकी राय क्या है इस पर? या कांग्रेस को इससे कोई फायदा हो सकता है? इन मुद्दों को उठाए जाने से किस पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है? इस पर आप अपनी टिप्पणियां जरूर लिखें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। और देखिए, ये मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पार्टी की सहमति और असहमति तो अभी तक नहीं आई है। बीजेपी का स्टैंड इस पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य ये बात कहते हैं तो ये समझा जा सकता है कि एक सियासी मजबूरी तो है, उनको भी इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से पिछड़े और पिछड़ों को साधने का प्रयास है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन के तौर पर गांव-गांव और घर-घर इसको पहुंचाने की बात कही और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। आपको यह भी बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि ओबीसी की अलग से जातिगत जनगणना बेहद कठिन है। तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे ओबीसी को लेकर भाजपा की कथनी करनी में अंतर करार दिया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने तो अपनी पार्टी का रुख रखते हुए यहां तक कहा था कि जब इस देश में पेड़ पौधे तक की गणना हो सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं हो सकती है। और ये जनगणना क्यों? ताकि ओबीसी कितने हैं और उनको सचमुच में लाभ मिल रहा है कि नहीं, उनके लिए जो योजनाएं बन रही हैं, किन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो सचमुच पिछड़े हुए हैं समाज में और इनको आगे लाने की जरूरत है। इस तरह के कई तर्क भी इसके बारे में दिए जाते हैं और ये बात सही भी है। कई जानकारों का मानना है कि इससे इस तरह का फायदा हो सकता है। जातिगत जनगणना विपक्ष के लिए अहम रणनीतिक मुद्दा इस लिहाज से भी बना रहा है क्योंकि इसको फिर बड़े तादाद में वोटर्स के सामने, लोगों के सामने रखा जा सकता है कि आपके पक्ष की बात यह है, आपका भला इस बात से हो सकता है, लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही तो विपक्ष को ऐसे ही मुद्दे की तलाश होती है। जातिगत जनगणना विपक्ष के लिए अहम रणनीतिक मुद्दा इस लिहाज से बन जाता है। वहीं भाजपा का आधिकारिक पक्ष सबका साथ सबका विकास है। पिछले साल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ओबीसी से अलग से गणना प्रशासनिक तौर पर बेहद कठिन है। आगामी लोकसभा चुनाव के समय तक यह मुद्दा फिर अपने पूरे शबाब पर होगा। अब तो समय आ ही गया है तो इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं भारत में पिछड़ी जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। आजाद भारत में तो पिछड़ी जातियों का मुद्दा लगातार गरमाया रहा। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1992 में केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने इन जातियों को 27% आरक्षण दिया था। आपको याद होगा मंडल आयोग और मंडल की राजनीति आज तक चलता है, ये आरक्षण की जो बात कही जाती है। हालांकि उसके बाद भी ये मुद्दा कभी तेज कभी धीमी राजनीतिक आंच पर सिकता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में सपा यहां तक कह चुकी है कि देश के 10% सामान्य वर्ग के लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज है। ये बात मैंने पहले भी आपसे कही और ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोबारा इसको यहां पर रख रहा हूं। स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना उसकी अहम रणनीतिक मांगों में शामिल है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हर मंच से इस मांग को इसीलिए बार बार आपको दोहराते दिखाई देते हैं। केंद्र की
भाजपा सरकार के इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे ओबीसी को लेकर भाजपा की कथनी करनी का अंतर बताया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जैसे कहा था कि जनगणना क्यों नहीं हो सकती, जो मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों की गणना हो सकती है, ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी बता रही थी कि इसमें परेशानियां हैं और इस तरह की परेशानियों का हल इतनी आसानी से नहीं हो सकता कि आप ओबीसी की जनगणना को आसानी से कर लें। तो जब पेड़ पौधों की, जानवरों की जनगणना हो सकती है, ये भी कई बार कहा जाता है, तर्क दिया जाता है, तो फिर ओबीसी की जनगणना में ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं। खैर, ये एक बहुत ही रणनीति हो तो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला है। इसमें किसका क्या नफ़ा नुकसान है, इस पर तो आप लगातार एनालिसिस जो है वो यहाँ पर देखते रहेंगे, लेकिन आपकी राय क्या है ये बहुत मायने रखती है। विभिन्न समाजों और विभिन्न जातिगत व्यवस्था से या जातियों के आधार पर समाज का निर्माण होता है और ये इसको विकृति भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं जाति की राजनीति जो अब हो रही है और इस जाति की राजनीति में बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। इस सब के बीच में सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे स्पष्ट हो कि किस जाति के कितने लोग कहाँ पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी कितनी ज़रूरत है या देश में अन्य जगहों पर कितनी ज़रूरत। इस पर आप अपनी राय ज़रूर रखें। राजनीतिक दल तो जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं और निश्चित तौर पर विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। बीजेपी क्या कोई इस पर स्टैंड लेगी? केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि वो तो खुद इस मुद्दे का कभी इस मुद्दे के वो खिलाफ नहीं गए। उनकी, मैंने जैसा पहले भी कहा है कि सियासी मजबूरी है, लेकिन पार्टी का स्टैंड अभी उनके साथ में नहीं, किसी और ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया। तो क्या अखिलेश यादव के बयान का या उनकी मांग का समर्थन करते केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं? ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने सवाल के तौर पर छोड़ता हूं, आप अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।